बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं ईद के दूसरे दिन के खुसूसी शो में मेमन न्यूज़ HD से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और कल की तरह आज भी हमारे दरमियान कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो अपने अपने शोबे के यकीन तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मेहमान की हैसियत से, मेज़बान की हैसियत से इन तमाम मेहमानों का तारुफ कराऊँ। पहले तो ईद के दूसरे दिन के आज के मेरे शो में जलवा अफरोज़ हैं, हमारे शो की रौनक को बढ़ा रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल वीमेन ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट के, CEO हैं सेविंग होम के, और चेयरमैन हैं एडवानी फाउंडेशन के जनाब इकबाल अडवाणी साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। और यकीनी तौर पर समाजी या कारोबारी हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ईद के किसी शो में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को बुलाएं हमारे इस शो में, तो यकीनी तौर पर आपका नाम हमारे जहन में आता है और आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान एक और नौजवान बासलाहियत और वेरी एनर्जेटिक बिजनेसमैन मौजूद हैं, लेकिन तौर पर समाजी हवाले से भी इनका तारुफ किसी हल्के में मौजूद नहीं है। नदीम ओज़ा साहब हैं, कॉस्मोस रियल्टर और बिल्डर एंड डेवलपर। अस्सलाम नदीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। सबसे पहले तो कि आपने हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन को इस दर्जे तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हेल्प की और एक एज एन स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े रहे। वी होप सो कि आइंदा भी आपका ताउन इसी तरीके से मेमन न्यूज़ और मेमन कम्युनिटी के साथ जारी और साइड रहे। इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ रहेंगे, आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहेगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वो कारोबारी और समाजी शख्सियात थी, तो एक तरफ हमारे दरमियान जो है वो स्टेज, TV यानी कि आर्ट के हवाले से मुख्तलिफ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यकीन तौर पर कम्युनिटी में और नॉन कम्युनिटी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे दरमियान राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, और जब भी मेमन न्यूज़ को भी जब भी ज़रूरत पड़ी है हमेशा सरे फहरिस्त रहे हैं। और यकीनी तौर पर मेमन प्रोमोटर्स की हैसियत से मेमन कम्युनिटी में आर्ट के फ़रोग के लिए भी यकीनी तौर पर बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम आफ्ताब कामदार साहब। आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया अगेन एंड अगेन। और यकीनी तौर पर जब भी हमें आर्ट के हवाले से जब भी मेमन न्यूज़ ने कुछ भी सोचा है तो हमेशा आफ्ताब कामदार का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेमन न्यूज़ का कि आज इस प्रोग्राम में ईद के दूसरे दिन हमें बुलाया, और मुबारकबाद का मुस्तहिक है आप लोग। थैंक यू वेरी मच। और हमारे दरमियान एक यूनिक सा काम कर रहा है यकीन तौर पर मेमन कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी में आज तक किसी ने RJ की हैसियत से कोई शो नहीं आया। गुजराती का वो एसेंस है, एक इतना बड़ा गैप है हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे चैनल्स के अंदर, हमारे सोशल मीडिया के अंदर, लेकिन इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है हमारा ये नौजवान साथी। गुजराती शो रेडियो पर आप सुनते होंगे, केम छो कराची, ये इसी के रूह रवां है। और यकीनी तौर पर मुमताज़ होस्ट हैं, कॉम्पियर हैं, एक्टिंग, डायरेक्टिंग और राइटिंग भी यकीनी तौर पर इनका शोबा है। आमिर होकला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आज की आपकी मौजूदगी हमारे ईद के शो की और चार चांद लग जाएंगे। अच्छा, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया मेमन न्यूज़ वालों का, और मेरी जानिब से तमाम देखने वालों को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत। क्या बात है। और यहीं से मैं भी एक बार जो बात मैं भूल गया था मुझे भी कहनी चाहिए थी, आप सबको, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं या आगे आने वाले हमारे शोज़ को देखेंगे, उस सबको दिली ईद मुबारक हमारे पूरे इदारे और हमारे तमाम टीम की जानिब से। अब जो मैं शख्सियत का तारुफ कराने जा रहा हूँ, इनका तारुफ कराने से पहले मैं इनके मरहूम वालिद मोहतरम का तारुफ ज़रूर कराऊंगा। हम सब दिल से, हमारे दिलों से इतना करीब रहा ये आर्टिस्ट के। यकीनी तौर पर मैं ये सवाल ज़रूर इनसे पूछूंगा, जब इतने बड़े बाप का बच्चा होता है तो वो थोड़ा सा प्रेशर में आता है कि उसे प्रूव करना पड़ता है। यकीन तौर पर सिकंदर सरम मरहूम का नाम कराची स्टेज जब तक भी चलता रहेगा, उनका नाम जिंदा रहेगा। इनके वेरी टैलेंटेड, बहुत ही होनहार बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, शहबाज सरम। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम सलाम। देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हो। यकीन तौर पे आपके मुख्तलिफ शोज़, मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, लेकिन हमारे इस शो को रौनक बख्शने के लिए हमारे साथ हैं अडवाणी साहब। आपसे आगाज़ करूँगा, और क्योंकि ईद का शो है तो थोड़ा सा फॉर्मल सा नहीं रहेगा, इसमें सारे सवाल आप जब चाहें इसमें अपनी जो है ना, जिसे कहते हैं टांग अड़ा सकते हैं आप, इसमें कोई आप भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा फॉर्मल सा शो रहेगा, ये फॉर्मल नहीं रहेगा, कैजुअल सा रहेगा। हम बातें करेंगे ईद के हवाले से, किसकी ईद किस तरह से गुजरती है, क्या प्लान है ईद के बाद। बहुत सारे प्लान लोगों ने अपने अपने जहन में सोचे होते हैं। टांग तो नहीं अड़ा सकते हम लोग, क्योंकि हम सबके तो कहाँ पे टांग ये सियासी जुमला जो है ना, हम यहाँ से हज़फ करेंगे, मेरी टीम खुद ही हज़फ कर देगी कि कांपे नहीं टांगती, टांगे कांपती हैं। इकबाल साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। यकीनी तौर पर ईद का दिन है, और अभी कल के प्रोग्राम में हमारे जो है वो बच्चे बैठे थे, और उनसे जब हमने ईद के हवाले से बात की और कुछ हमारे सीनियर्स भी मौजूद थे,
क्या फ़र्क हो गया है उस ईद में जो मैं या आप आज से को 10, 20, 25, 30, 40 साल पहले मनाया करते थे, और आज का बच्चा जो आज 2020 में या 2022 में अगर 8-10 साल का बच्चा जो ईद मना रहा है, आप समझते हैं कि बहुत सारी डायमेंशंस चेंज हो गई हैं? नो डाउट, इसमें तो दो राय नहीं है। अब तो पूरी लाइफ मोबाइल के अंदर आ गई है, और आज का बच्चा तो मोबाइल के अंदर है ना, उससे तो बाहर वो निकलता नहीं है। अगर हम उसको हम अपनी ईद से कंपेयर करें तो मुझे लगता है मुनासिब बात ही नहीं है। उस वक्त और आज के वक्त मुझे नहीं लगता आज कोई ईद कार्ड किसी को मार्केट में लेने जाता होगा, नहीं जाता ना। तो उस वक्त हम लोग ईद कार्ड लेने जाते तो उसमें पूरा पूरा दिन निकाल देते थे, ये लेना है वो लेना है। अभी तो 1000 ईद कार्ड आपके उसमें मोबाइल में पड़े होते हैं। तो उस ईद का और इस ईद से हम कंपेयर नहीं कर सकते। आज का दौर इतना एडवांस हो गया है, अब तो मुझे तो पता भी नहीं, हमको तो पता भी नहीं चलता हमारा बच्चा किस तरह ईद मना रहा है, क्योंकि ऐसा वक्त आ गया है जो एक रियलिटी है, सच्चाई है कि बाप बराबर कमरे में बैठा हुआ है और बच्चा उठ के पूरी दुनिया से सलाम दुआ कर रहा है, और बाप के बाद में आता है वो। जी जी, ये भी सच्चाई है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही इस है। तरह के दौर में तो ईद भी तो सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, आप ये कहते हैं। लेकिन अब मैं सिर्फ कंपैरिजन इस लेवल से कर रहा था, लेकिन तौर पर आज के बच्चे में जो अच्छाइयाँ हैं शायद हो सकता है कि उस वक्त के लोग बच्चों में नहीं थी, या इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, या इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। लेकिन मैं एक कंपैरिजन सिर्फ ये करना चाह रहा था कि उस वक्त में और आज के वक्त में, जैसे आपने कहा ईद कार्ड का बड़ा खूबसूरत जिक्र किया आपने, डब्बे में डब्बा, इतने अशार ढूंढे जाते थे, सोचे जाते थे, लोगों को फ़ोन किया जाता था, यार कोई शेर तो बताओ मुझे, किसी को लिख के भेजना है। तो ये जो समझने की जुस्सुजू, लोगों को तलाश करने की जुस्सुजू, आप समझते हैं कि अभी सिंगल क्लिक में आने से ये तो जुस्सुजू थोड़ी सी कम हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी दो किस्म की, मतलब देखें, सोसाइटी भी डिवाइड हो चुकी है। जी जी, अभी आप 40, 45, 50 साल का आदमी है, उससे आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ आपने कहा ना जो आए बोल देना। बिल्कुल, आज Okay. सबको, आज सब फ्री है मेरी तरफ से। कि भाई रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं क्या। अब एक आदमी 40, 45, 50 साल का बंदा है, उसको एक फ्लैट चाहिए हाँ। किराए पे। वो बाइक होगी या गाड़ी होगी, निकलेगा रियल एस्टेट की शॉप ढूंढने। रियल एस्टेट वाले कहाँ हैं? जी जी, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुझे एक फ्लैट चाहिए। बोले हाँ बैठो, हमारे बॉस आ रहे हैं, ये वो। वहाँ आधा घंटा बैठा, चाय पी, सही है ना। इससे बात की, जब तक वो, मुझे लगता है उससे बातचीत चालू करेगा, यानी 1-1.5 घंटा उसका निकल गया आने में, तो आज का बच्चा आएगा नहीं रोड पे। मोबाइल में 10-15 फ्लैट तो उसने विजिट कर लिए होंगे। तो ये सोच भी बहुत चेंज हो गई है। अभी वो चीज़ वो आदमी भी कर सकता है, 50 साल का आदमी, लेकिन वो करेगा नहीं, वो उधर ही जाएगा। तो मकसद कहने का है कि ईद का भी इसी तरह हो गया है कि वो जिस तरह ईद मनाना चाह रहे हैं, हम शायद एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। शायद हम जो है एक ज़माने में तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने में इतना टाइम गुजर जाता है कि बंदू हाथ तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, इतनी देर में वो ऑर्डर करके, खाना खा के बच्चा ऑनलाइन ऑर्डर करके फारिग हो चुका होता है, खा पी के फारिग हो चुका होता है। नदीम, यकीनी तौर पर एक सबसे बड़ा फर्क तो ये आया होगा, नो डाउट, कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, शहबाज और जो है नदीम, जो यंगेस्ट आज स्टूडियो में लोग मौजूद हैं ना, यकीनी तौर पर। यंगेस्ट क्या मतलब, हमारे को नहीं, क्या आप थोड़ा बता नहीं, रहे मुझे पता था कि ये पिछले प्रोग्राम में, मेरे कल के प्रोग्राम में भी हो चुका था, गलती से मैंने आफ्ताब आलम साहब को बुजुर्ग कह दिया था। तो इसके बाद मुझे जो सुननी पड़ी, तो यहाँ जो है ना, कहते हैं ना कि मर्द तो घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये बूढ़ा होते तो नहीं है, ये सुनना भी नहीं चाहते अपने आप को बूढ़ा। लेकिन बारह मैं बता ये रहा था कि क्या एक तो सबसे बड़ा फर्क, उन्होंने कल आफ्ताब साहब की बात आ रही है तो मुझे याद भी आ गई कि एक सबसे बड़ा फर्क तो ये आया है कि पहले ईदी मिलती थी, अब ईदी देनी पड़ती है। तो एक तो बहुत बड़ा फर्क जो है ना, उस वक्त में उसमें ये तो मज़ाहिया नोट में मैंने बात की, लेकिन नो डाउट के हर इंसान की लाइफ में कुछ चेंजेस तो आती हैं नदीम भाई। तो आप समझते हैं कि इस किस्म की आज की जो जदीद और एडवांस ईद में, इसमें और बहुत सारे नुकसान के साथ फ़वाइद भी शामिल हो गए हैं इसमें हमारे साथ, और हम बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को जहाँ तक हमारी रीच नहीं हुआ करती थी, हम वहाँ तक भी अब अपने पैगामात को हम पहुँचा सकते हैं। आप समझते हैं कि ये बड़ा एक फ़ायदा हो गया जदीद दौर का? देखिए, दौर हर वक्त बदलता रहता है। जी, अगर हम आज से 40 साल पहले चले जाएं, वो एक दौर था। उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो फिर भी वो एक दौर था। बिल्कुल। क्या अगर आप वो बात देखेंगे तो फिर वो 40 साल बाद एक माहौल बदल गया था। तो लोग ग्रेजुअली लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। आज का जो दौर है वो लग्जरी का दौर है, कंफर्ट का दौर है, बुलेट ट्रेंड्स का दौर है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, नई जनरेशन उसमें एडॉप्ट हो गई है और आगे चलती चली जा रही है। आजकल ट्विटर है, फेसबुक है, लोग बहुत इजी एक्सेस हो गई है। आप एक यहाँ बैठ के दुनिया के किसी कोने में इजीली पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है। तो ये आज की दौर जदीद की ईद है जो सब बना रहे हैं और सिलसिला चल रहा है और कारवां रवाई इसी तरह चलता चला है। हाँ। हमारे बुजुर्गों का एक दौर गुजरा है
अब हमारा दौर गुजरेगा, फिर आने वाले लोगों का एक नया लेकिन दौर कुछ चीजें नदीम ऐसी है कि मैंने भी फील किया कि कुछ चीजें हमारी बॉन्डिंग ऐसी है वो खत्म नहीं हुई, यानी कि खुदा का शुक्र है। कल के प्रोग्राम में बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या खूबसूरत बात की, और यकीन तौर पर नाज़रीन ये हम सब के लिए, हम सब हमारी अक़दार के लिए, खासतौर पर मैं मशरक़ी अक़दार की बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा लगा कि वो बच्चा कहता है मैं नानी के जाके हाथ चूमता हूँ, मैं दादी के जाके हाथ चूमता हूँ, मैं बुजुर्ग जब मेरे माथे पे बोसा देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चों के ख्याल आते हैं। आप समझते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशन जो है, ये मशरक़ी ट्रेडिशन जो है, ये हमें बड़ा ये हमारी फैमिली वैल्यूज जो है ना, हमें हमारे बड़ों से मिली है, वो एडप्ट हुई है, वो आगे चलती चली जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बड़ों ने हमें इस तरह ट्रेन किया इस जदीद माहौल में, जब आजकल नफ्सा नफ्सी का आलम है, जी बिल्कुल भाग दौड़ लगी हुई है, लेकिन उन वैल्यूज को हमने नहीं छोड़ा। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमें हमारे जो बुजुर्गों से जो तोहफे मिले हैं विरासत के, ये हम आगे अपनी औलाद में पहुंचाएं और उनको कहें कि इसके पाबंद रहना है। इसको अगर हमने छोड़ दिया तो सिस्टम सारा बिखर जाएगा। क्या बात है। ये मैंने हमें अपने अक़दार और अपनी वैल्यूज़ को, अपनी बेस को जो है ना, तो इसको तो हमेशा थामे रखना है, और ये वो रस्सी है जिसको थामे रहने से यकीनी तौर पर हम अपने बड़ों से भी जुड़े रहेंगे और उनके अफकार से भी जुड़े रहेंगे। आफ्ताब भाई, ईद का दिन है और एक ज़माना हुआ करता था, ये बड़ा कल के प्रोग्राम की मैं बार बार मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बड़ा एक ज़माना था जब मैं ख्याल है हमारे मोहतरम भी मेहमानों में से भी और आप सब में से भी कि सिकंदर सरम साहब के ड्रामे और ईद के जितने भी हमारे बड़े बड़े गुजरे हैं अदाकार, रौनक होती थी हमारे ऑडिटोरियम्स में, थिएटर में। टिकटें नहीं मिल रही हमें ईद की और मारे फिर रहे हैं कादरी कोल्ड स्पॉट पे, हाथ जोड़े खुदा के लिए हमें ईद का दे दो, पहला दे दो, आखिरी शो दे दो, कुछ भी दे दो। मतलब मुझे वो दिन जब मैं सोचता हूँ, आज भी इस थिएटर की वो सिचुएशन में देख रहा हूँ कि शायद स्टेज ड्रामा तो कमोबेश थिएटर जो हम देखा करते थे या सुना करते थे, जिसकी टिकटें नहीं मिलती थी, और मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार था उस थिएटर को, ये बड़े बड़े लोगों ने कहा, स्टेज के परफॉर्मर्स ने कहा। आप समझते हैं कि थिएटर अब शायद उस रिवाइवल तक नहीं पहुंच पाएगा, या शायद या बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं इकबाल भाई की बात को सेकंड करते हुए ये कहूँगा कि अब जो है ना, पब्लिक ड्रामा देखने के लिए निकलती नहीं है। मोबाइल पे बैठ के उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कोई भी ड्रामा देख लिया। अब आप मुझे बताओ कि इतनी महंगाई हो गई है, 2000 रुपए का टिकट है, 3000 रुपए का टिकट है। अगर आज अपनी फैमिली को लेकर के निकलते हैं तो अगर 2000 का टिकट है, 5 आदमी निकल रहे हैं, 10,000 रुपए तो आपको वो टिकट के चाहिए जी, और जब आप अपनी फैमिली को लेकर के निकलते हैं तो लाजमी बात है, फैमिली जब साथ निकलेगी तो कहेगी कुछ खिलाओ भी। जिनके पास कन्वेंस नहीं है उन्हें कन्वेंस भी चाहिए। ड्रामा बढ़ सकता है, ड्रामा दोबारा जिंदा हो सकता है। इसके लिए हमारे आर्टिस्टों को जो है ना वो कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन वो कोऑपरेट भी कैसे करें, क्योंकि उनका घर इससे चलता है। सही बात। वो बेचारे कहां से करेंगे? अगर हम चाहते हैं कि यार 200 रुपए का टिकट रखो, तो आप ये बताओ 200 रुपए के टिकट के अंदर आफ्ताब भाई हो गए, रऊफ लाला हो गए और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हो गए, इनकी तो रोजी रोटी ये है, तो वो कहां से पूरा करेंगे? तो इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडाइज करे बहुत सारी चीजों को कोऑपरेट करे। सिकंदर के दौर में या लियाकत भाई के दौर में, उमर भाई के दौर में, मैं बताऊं उस्मान भाई के दौर के अंदर 10 रुपए का टिकट होता था। हाँ, आदम जी के अंदर, अली भाई के अंदर 10-10 रुपए का टिकट होता था। लोग अपनी फैमिलियों को, और फैमिलियां यूं आती थी जैसे किसी के वलीमे में आई है, तैयार होके आते थे, परफ्यूम लगा के आते थे और ड्रामा बड़े शौक से देखते थे। लेकिन जो महंगाई का दौर है, आज घर चलाना मुश्किल है, तो लोग जो है कहां से ये जो अफोर्ड कर सकते हैं? एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, मेरे ख्याल इसका शायद आप प्रॉपर जवाब दे सकें, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है स्टेज पर। एक फैक्टर तो इन्होंने ये बताया कि जो जिस तरह से रेसेशन और महंगाई बढ़ती चली गई, शायद लोगों की पहुंच से दूर चला गया वो स्टेज। अब जो स्टेज हो रहा है, जो भी नापा के थ्रू हो रहा है या आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है, एक मखसूस तबके के लिए हो रहा है जो अफोर्ड भी कर सकता है। एक जनरल पब्लिक जिस अंदाज से ईदों में निकलती थी थिएटर के लिए, आप समझते हैं कि दूसरा उस स्टेज की जगह कुछ लिच्चर पने ने भी ले लिए, कुछ लफाजी ने भी ले ली है। शायद उस वजह से भी जो है ना, हम शायद उस स्टेज की तरफ जाना नहीं चाहते जिस फैमिलीज का वो जिक्र कर रहे हैं कि तैयार होके परफ्यूम लगा के एक फैमिली इंटरटेनमेंट के लिए आया करते थे। अब वो इंटरटेनमेंट कुछ और चीज़ों में तब्दील हो गई है। शायद मेरा ख्याल है कि शायद ये भी एक फैक्टर रहा है। आप समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आफ्ताब कामदार साहब ने जिक्र किया उस दौर पर। जी। अच्छा, मैं ये जब से मैंने होश संभाला, उमर शरीफ साहब के ड्रामे मुझे अच्छी तरह याद है। ईद के तो टिकट ही नहीं मिलते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि जैसे जैसे दौर ने तरक्की की, आपको अपने आप को बदलना पड़ा, लेकिन जो हमारे बुनियादी हकाइक हैं उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। सही बात। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने हर चीज को कमर्शियल कर दिया। क्या बात। हर चीज को आपने कमर्शियल किया है। माँ के दिन को भी कमर्शियल किया,
फादर डे को भी कमर्शियल किया आपने, वैलेंटाइन डे को भी किया, रमज़ान को भी किया और ईद को भी किया। लेकिन जो हमारे बुनियादी हकाइक हैं, जो परवरदिगार की तरफ से हमें अहकामात हैं, उसे हम ना कभी बदल सके हैं और ना कभी बदल सके हैं। लगेंगे, सही बात। अब मैं आ जाता हूँ ड्रामे पर। देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ को बदलना पड़ता है। उस दौर में स्टोरीज होती थी, आर्टिस्टों की मेहनत होती थी और आपके पास बहुत सारे आर्टिस्टों का ऑप्शंस होता था, टैलेंटेड आर्टिस्टों का। और कोई भी शोबा, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, थिएटर हो या फिल्म, इस वक्त दौरे हाजिर की ये ज़रूरत है कि इसमें आपको एजुकेटेड लोग चाहिए। फिल्म मीडियम की तरफ चले जाएं आप। इस वक्त जो फिल्म्स बन रही हैं, बल्कि जो ये ईद पे रिलीज हुई हैं, आप देखें, उनकी सिनेमाटोग्राफी देखें, उनकी स्टोरीज देखें, उनकी कैरेक्टराइजेशन देखें। अगर आप वही रिवायत 1980 और 90 की रखेंगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी। बोर है, सही बात। बदकिस्मती से थिएटर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे पास नई स्टोरीज नहीं आई हैं, सही बात। ठीक है, हमारे पास वही रिवायती जुमले हैं। देखें, हंसाना उसके तरीके बहुत सारे हैं। सही बात। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी हंसा सकते हैं, आप सिचुएशन से भी हंसा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई जूमानी जुमला कह के आपको हंसाऊंगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। आप किसी चाय के होटल पे बैठ जाएं, 4 लोग, और कोई जूमानी बात की है, वो सामने वाला हंसेगा। तो फैमिलीज को अगर बिठा के अगर आप कोई बात जूमानी करते हैं तो मेरे ख्याल में वो गलत है। तो बात है तब्दीली की। यानी कि तो हम अपने आप को उस तरह से ढाल नहीं सके। हाँ। मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज से दुनिया ढलती चली गई, और हम शायद, हो सकता है कि एक फैक्टर तो ये था कि एक तौर पे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और दूसरा फैक्टर ये कि शायद हमने उसको अफोर्ड करने की कोशिश भी नहीं की। और दूसरी अल्ताफ, एक बात और मैं माजरत के साथ ये बता दूं कि इस सिलसिले में जो है सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह जो है जी। वो भरपूर ताउन कर रहे हैं, और वो आर्ट्स कौंसिल पे ये रौनक जो है वो दोबारा बहाल कर रहे हैं। अभी पिछली दफ़ा उन्होंने जो फेस्टिवल करवाया था, जिसमें हमारा अपनी भी कम्युनिटी का मेमनी ड्रामा मैंने किया था, घबरान जो है, इस दफ़ा भी इन्होंने फेस्टिवल का ऐलान किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब उसमें किसी भी पब्लिक से टिकट नहीं होगी, बल्कि शाह साहब जो है वो सेट का माइक, साउंड, हॉल वो प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारा जो है वो मेमनी ड्रामा इस दफ़ा अप्रूव हुआ है, जिसको आमिर ओकला ने लिखा है और मैं उसकी डायरेक्शन कर रहा हूँ, कि ई तो थीनो ड्रामे का नाम रखा है। और इंशाल्लाह जून के अंदर जो ये हमारा फेस्टिवल हो रहा है, तो हमेशा तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये, और हम चाह रहे हैं कि देखिए, हमारे सबसे बड़ा क्या, हम किसी भी मेमनी ड्रामे के लिए स्पॉन्सर लेने जाते हैं ना, तो हमें एक ही जवाब मिलता है, यार तो क्या, तो खबर है आजकल कम धंधो ना है। सीधी सीधी बात हमसे ये की जाती है, अरे यार अगलो 2000। देखिए, अगर कोई हमको बिजनेसमैन 10-10 हजार रुपए के अगर 5 स्पॉन्सर भी देता है, तो हम ये मेमनी ड्रामे को स्टैंड ला सकते हैं। बिल्कुल। मैं इस ड्रामे की जुबूहारी, अब इसको किस तरह से हमें सपोर्ट करना है, इसकी तरफ मैं जरूर आऊंगा। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि शहबाज मेरे साथ हो, और मैं इनसे ये बात ना करूं कि शहबाज, कितना मुश्किल होता है कि जब एक स्टेज के उरूज पर पहुंचा हुआ बाप, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि यार ये सिकंदर सनम का बेटा है, तो कितना प्रेशर होता है उस बेटे पर, जो बाप के इतने बड़े मकाम को लेके उसको, यकीनी तौर पर हर बच्चा तो पहली दफ़ा इस स्टेज पर आता है या स्टार्ट होता है उसका, तो आप समझते हैं कि इस प्रेशर से आप भी गुजरे हैं, और आपसे एक्सपेक्टेशंस जो है ना लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर यकीनी तौर पर ये प्रेशर में सम टाइम प्रूव करना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ भाई, इतना प्रेशर होता है ज़्यादा। मतलब हम लोगों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सिकंदर सनम का बेटा है तो वही चीज़ करेगा, ठीक है ना। वो ये नहीं सोचते सिकंदर सनम ये 25-30 सालों में पहुंचा है। वही। तो अब ऐसा होता अगर, तो आज अमिताभ बच्चन का बेटा उससे बड़ा एक्टर होता। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। तो लोगों को ये जरा सोचना चाहिए कि बाप होता है, बेटा होता है। तो हम स्ट्रगल के दौर में हम कोशिश करेंगे कि अच्छी बातें करें। अब वो वाली बातें तो हम नहीं कर सकते ना, जो अब्बू ने कर ली, उमर अंकल ने कर ली, हम वो बातें रिपीट करेंगे, लोग बोलेंगे अपने बाप का काम कर रहे हैं, ये पुरानी बातें करें। हम कोशिश करते हैं कि नई बातें करें, कुछ जनरल नॉलेज की बातें, कोई ऐसी बात करें जिसमें कोई मैसेज निकल कर आए। पर हमारी जो ऑडियंस है वो बस ये अगर तू तड़ाक वाली जुगती सुनना चाहती है। और हमारे लोगों में एक तो ये है कि हमारे जो स्टेज है उसको अवामी थिएटर कहा जाता है, और जो दूसरा वाला थिएटर है उसको थिएटर कहा जाता है हाई जेंट्री का, ठीक है ना। तो हमारे जो आर्टिस्ट जो कहते हैं कि यार अनवर मकसूद के प्ले के अंदर यार हाउस पैक होता है, पब्लिक खिड़की तोड़ रश होता है, ये वो, तो वहाँ की जेंट्री कुछ और है, ठीक है ना। तो वो लिखते भी उसी तरीके आएगा, वहाँ के लोग लाइक करें। तो हमें हमारे यहाँ भी थोड़े राइटरों की कमी है, ठीक है ना। राइटर आएंगे, और एक तो ये कि अगर राइटर को ड्रामा लिखता है,
हमारे आर्टिस्ट उस ड्रामे को बोलते नहीं है, सही बात है। वन लाइन पे ड्रामा हो जाता है। तू तेरी एंट्री बना के लिया, तू तेरी एंट्री बना के लिया, ड्रामा कहाँ जाएगा, मैसेज कहाँ जाएगा सही फिर? बात है। जो पब्लिक देखने आ रही है, जो लेके जाके आ जाएगी फिर। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में, मैं जब भी मेरी कोशिश थी कि जब भी किसी प्रोग्राम में मैं आपको बुलाऊंगा तो ये सवाल जरूर पूछूंगा कि सिकंदर सनम ने जब भी स्टेज पे एंट्री की है, मतलब वो अपनी, नो डाउट कि अपनी एंट्री से उन्होंने साबित किया है, क्या आम जिंदगी में जब से घर में आप बैठे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग उनके सामने होती रही है, आम जिंदगी में भी वो इसी किस्म के ही थे कि भाई बात यहाँ किसी का जुमला पकड़ लिया और फिर उस पर इतना बड़ा रिकॉर्ड लगा दिया कि अगला स्टेज पे मैं देखता था कि वो कान पकड़ लेते थे कि जब तक कि वो इशारा ना करे कि यार भाई अब खुदा के लिए छोड़ दे, बहुत हो गया। तो क्या आम जिंदगी में भी कहीं गैदरिंग में, दोस्तों में, फैमिली में इसी किस्म से वो जुगते मारा करते थे? दोस्तों की गैदरिंग का तो दावा मुझे नहीं पता है, हाँ। क्योंकि अब्बू के साथ मैंने काफी कम मतलब विजिट किया, कहीं गया हूँ अच्छा, यहाँ अच्छा, बहुत कम, बहुत मुल्क से बाहर भी हम लोग गए तो फैमिली गई है। अच्छा, अब्बू के साथ हम लोग गए ही नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी किसी भी फैमिली मेंबर की ना अब्बू के साथ एक तस्वीर भी नहीं है। अच्छा, ये इत्तेफाक है, ये तफाक। इत्तेफाक। बस एक पुप्पी की बेटी की शादी की वीडियो है, बस उसी में पूरी फैमिली बैठी हुई, एक पिक्चर भी नहीं अब्बू के साथ। इतनी मसरूफियत थी अब्बू के टाइम की ना, तो पिक्चर भी नहीं लगा। हमें काफी अफसोस भी इस बात का। तो बहरहाल ये है कि घर में अब्बू, जैसा आप बता रहे हैं कि इतना हंसमुख, ये वो किसी की बात को पकड़ लिया तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब घर में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर के माहौल को उन्होंने बड़ा बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, और हमारे बच्चों को लेके बड़ा अल्लाह गुल्ला, बिल्कुल दोस्ती यारों जैसा माहौल था। हमें कभी भी मतलब सख्ती नहीं करी अब्बू वही ने। लोग, मेरा अगला सवाल ये था कि क्या वो सख्त बाप कहा जाएगा, नहीं, बिल्कुल फ्रेंड की तरह। जो कहा अब्बू को, भाई अब्बू ये करना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, हर चीज तरह से इजाजत थी, पर कंट्रोल में रह गए जो भी करना है। क्या बात। मुझे तीसरे नंबर वाला मेरा भाई ना जुएब, हाँ, हाँ। तो अच्छा वो अब्बू की मतलब कॉपी अच्छी तरीके से कर लेता है। अच्छा, अभी भी कर लेता अब वो अब्बू के सामने अब्बू की कॉपी करता था। क्या बात। तो अब्बू उसे कहते थे, मुझे लगता है दुनिया में मुझे कोई फ्लॉप करे ना करे, तू बड़ा हो गया जरूर करेगा। क्या बात है। इस खूबसूरत बात पर मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं वक्फे पे जाने से पहले ये बता दूं कि मैं अगले वक्फे के आने के बाद यहीं से बात शुरू करूंगा, और फिर इंशाल्लाह आते हुए वक्फे के दूसरे सेशन में तमाम लोगों से इनके प्रोफेशन के हवाले से बात हुई। पहले बात ये हुई है कि हम ड्रामे का, यानी जिस शोबे से इनका ताल्लुक है, ये जुबू हाली का शिकार क्यों है, और हमारे मेहमानों से बात हुई कि ईद का क्या फ़र्क रहा है। आके मैं शहबाज से इस गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि सिकंदर सनम की कॉपी जब इनका बेटा उनके सामने करता था, उनके क्या रिमार्क्स होते थे। हमारे साथ रहिएगा, ईद का ये शो इसी तरीके से जारी रहेगा। वक्फे के बाद मिलते हैं। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में
बढ़ चढ़कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम बैक। और ईद शो के इस दूसरे प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और बात हमने ख़त्म की थी शहबाज सरम से कि अब्बू गुस्से वाले थे या नहीं थे, और फिर उन्होंने बताया कि इनकी पैरोडी उनके सामने इनका बेटा बड़ा, इनका छोटा भाई जो बड़ा खूबसूरत अंदाज में क्या करता था। तो क्या रिमार्क्स हुआ करते थे शहबाज उस वक्त अब्बू के? ईद का भी हम लोगों ने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था उसमें, तो उसमें जाकिर मस्ताना साहब गेस्ट थे हमारे शो के अंदर ना। अच्छा, तो मैंने लाला सर से कहा कि मैं लाला अंकल मैं जाकिर भाई के घर पे ईदी लेने चला गया, मेरा सीन हो गया। बोला क्या सीन हो गया भाई? मैंने जाकिर भाई के घर गया। बोला जाकिर भाई हैं? घर वालों ने पूछा क्यों? मैंने कहा भाई मैं जाकिर भाई से ईदी लेने के लिए आया हूँ। तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, बेटा वो तो खुद सुबह से दूसरों से मांगने निकले हुए। इस तरह की बातें होती रहती है। अच्छा, ये चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो लड़कियां जो हफ्ते में एक दिन जो नहाती हैं, हफ्ते में नहाती वो नहीं तो हैं। नाम ना लड़कियों के नाम, लड़कियों के नाम बड़े अपनी शख्सियत के अपोजिट रख लेती है बात लड़कियां नाम ना। अच्छा। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हफ्ता नहाती नहीं, अच्छा। नाम पूछो तो बोलती है महक। है हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, सारा दिन रोती रहती है। उससे पूछा नाम क्या है, बोलती है मुस्कान। बिल्कुल अजीब नाम रख लेते हैं, अपोजिट नाम रख लेते हैं, अपनी शख्सियत से बिल्कुल अपोजिट नाम, बिल्कुल अपोजिट रख लेते हैं। आमिर, मैं यकीन तौर पर यहाँ पे गुजराती शो की जरूर बात करना चाहूंगा कि ये आइडिया कैसे फ्लोट हुआ, और क्या इसमें ऐसा क्या गुजराती का आप गुजराती कम्युनिटी या गुजराती लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, या हम चाह रहे हैं कि इसको और लोग भी समझ सकें? देखिए बयानी साहब, गुजराती कम्युनिटी के लिए शो नहीं है। ठीक है। आप लोगों को सुन के ये हैरानगी होगी कि इसको नॉन गुजराती सुन रहे हैं ज्यादा। अच्छा, ग्रेट। यानी हमारे पास कोयटा से भी फोन आते हैं, कोयटा से फोन आता है? पंजाब से फोन आते हैं, यानी उनकी मादरी जबान पश्तो है, जी। किसी की पंजाबी। वो कह रहे ये गुजराती सुन के हमें इतना मजा आ रहा है। तो आप बड़ी जब मीठी जबान है, क्या बात वक्फा होता है तो हमारे पास कॉल्स आती हैं, तो वो हमसे जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो हमसे फोन पे पूछते हैं कि आप बताएं आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। वो अपना आंसर देते हैं, मैं उसे गुजराती में ट्रांसलेट करके फिर लिसनर्स को सुनाता हूँ। तो गुजराती जो आइडिया है ये FM 107 के जहन में था कि जी यार गुजराती कम्युनिटी के लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते जी गुजराती जबान को प्रमोट करें, उसके लिए वो तहरीकें बना रहे हैं, क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और फिर होता ये है कि वो इतवार वाले दिन क्लास होती है और 11:15 बजे वो हलवा पूरी खा के तो सब घर आ जाते हैं। अच्छा, मैं बड़ी खुली बात करता हूँ। जी बिल्कुल। और मैं तो उनसे भी कहता हूँ, तो आज तो वैसे भी हमने सबको मैंने आदत मैंने कहा देखिए जी, खुली बात करना चाहें, हलवा पूरी टांगे कपा नहीं, लेकिन इतनी खुली बात भी नहीं करनी कि हमारा चैनल बंद हो जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रमोट ये एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। और ये सिर्फ गुजरातियों का चैनल नहीं है, ये मेमनों का भी है, क्योंकि मेमन गुजराती यूं समझो खालाजाद है। अगर देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, हमारे कल्चर गुजराती कल्चर में मेमन कल्चर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अभी आपने भाई से पूछा कि पहले की ईदों में और अब की ईदों में क्या फर्क है। मैं बुनियादी फर्क आपको बताता हूँ। पहले हम जब ईद के जूते लेने जाते थे तो वालिदा कहती थी बेटा काले जूते लेना। अम्मी क्यों? बोले बेटा तेरे को स्कूल में भी काम आएंगे। और मैं आपको अब जो बच्चे हैं वो कहते हैं 3 जोड़ी लूंगा, बोले जॉगर लूंगा, किस पे पहनूंगा? जीन्स की पैंट पे क्या पहनूंगा? चलो भाई हो गया। फिर अगले दिन सैंडल तो रह गए, तो सैंडल कब पहनोगे बेटा? सलवार कमीज पे सैंडल पहनूंगा, क्या पहनूंगा मैं? फिर और ये मैं जो वाकया बता रहा हूँ अपने बेटे के बता। फिर वो कहता है पापा मुझे लोफर्स चाहिए, यानी कट शूज चाहिए। बेटा अभी तो 2 आपने लिए हैं, तो फिर मैं ड्रेस पैंट पे क्या पहनूंगा? तो हम लेते थे काले जूते जो स्कूल में काम आते थे, हम लेते थे काला बेल्ट जो ईद पे भी काम आता था और स्कूल में भी काम आता था। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब हमें ईदी मिलती थी ना, उस वक्त जब हम ईद की नमाज पढ़ के आते थे और हमारे बुजुर्ग रिश्तेदार जब हमें ईदी देते थे, तो वो जो उसकी खुशबू होती थी, अगर आप भी अपने बचपन में देखें, हम एक गुल्लक में या एक डब्बे में उन पैसों को जमा करते थे। हमें खर्च करते हुए हमारा दिल नहीं करता था कि हम उसे खर्च करें। और मैं रोजाना अपनी ईदी की खुशबू सूंघता था। उस वक्त 5 के नोट, 2 का नोट, 1 का नोट, बड़ा नोट 10 का होता था, 50 तक तो कोई जाता ही नहीं था। वो तो अगर आ जाए तो मतलब कुछ बच्चे उसकी खुशबू हम सूंघते थे, उसको खर्च नहीं करते थे। और
हम अपने पेरेंट्स से प्लान लेते थे कि जो ये मेरे पैसे जमा हुए हैं इससे मैं क्या खरीदूं, तो वो कहते पहले ऐसी चीज खरीदना जो साला साल तुम्हें फायदा भी दे और साथ भी दे। क्या बात। अच्छा, एक जो बात आफ्ताब भाई मैं आपसे पूछूंगा कि एक जमाना ऐसा भी था कि जिक्र भी हुआ इसका कि वालदा जो है ना वो सारी ईदी हमारी जो है ना अपने कब्जे में इसलिए लेती थी कि देखो मैं संभाल के रखूंगी, आप घुमा दोगे, आपके पास से कहीं मिस हो जाएंगे, फिर उसमें से 5-5 रुपए 2-2 रुपए जैसे आपकी हस्ब जरूरत हो। तो एक टाइम आता था जब वालदा आपको झंडी दिखा देती कि अब तुम्हारा अकाउंट खत्म है, हमारी बैंक बनी हुई थी वो ईदी के लिए, ईदी बैंक था हमारा, हमारी माँ। वो जज्बा आप समझते हैं कि शायद अब जो है ना वो इतने एडवांसमेंट आ गए कि शायद खत्म हो गया। अब बच्चों का खर्चा बढ़ गया। अब वो बच्चा के ईदी लेकर के अपनी माँ को दे कहाँ से? पहले हमारे जमाने में 10 रुपए या 5 रुपए मिलते थे, आज बच्चों को 100 रुपए भी दो तो वो मुंह बनाते हैं कि यार इसमें क्या आएगा। अगर बर्गर भी लेने जाओ तो 120 रुपए का 130 रुपए का बर्गर है, तो तो आपकी वो महंगाई की। करेंसी तो डीवैल्यू हो गए ना, बच्चों का क्या कसूर है? हाँ, बच्चों का क्या कसूर है इसके अंदर? अब वो मोहब्बत है या वो माए मोहब्बत है तो वही करती है अपने बच्चों से। सही बात है। लेकिन अब क्या करें, आपकी वैल्यू आप देख लें, करेंसी की वैल्यू कहाँ जा रही है। तो इस वजह से जो है अच्छा, मुझे एक चीज याद आ गई ना ईदी के ऊपर, और ये हकीकी बात मैं बता रहा हूँ, आपको हंसी भी आएगी। हमारे रिश्ते में मामू थे, अब हम ईद की नमाज पढ़कर आए, सबसे पहले वो हमें 10 रुपए ईदी, बेटा आमिर ये 10 रुपए ईदी तुम्हारी, सबसे पहली ईदी वो दे देते। मतलब ये तय था, ये कि हर ईद में कि ये अब उसके मामू बाद आएंगे। क्या हुआ है ये आप सुने ना। अब सुबह सुबह ईद की नमाज पढ़ी, नानी के घर चले गए, मामू ने ईदी दे दी। अब यार आमिर क्या कर रहा है यार 2 डबल पत्ती के पान तो लिया ना, वो तेरे पास है ना पैसे, और उसमें से लिया, चलो भाई भांजा हूं, चला गया। फिर आया, बेटा गोल्ड लिप 2 लिया ना, तेरे पास है ना पैसे, हाँ है मामू है, ये लिया ना, बोले तेरे पास है ना, मैं देता हूँ। रात को जब मैं कैलकुलेटर पे या पेंसिल कागज लेके हिसाब करता था तो मामू देते थे 10 रुपए ईदी और जेब से 15 रुपए निकल 15 रुपए निकल जाते थे, यानी कि 5 रुपए का नुकसान हो जाता 5 रुपए का नुकसान। और अब वो तो पहले यार वो तो फिर आपके मामू का प्रॉब्लम है। ये सबके साथ नहीं हो सकता ना यार, ये तो अभी आपका मामू से प्रॉब्लम हो गया। और दूसरी एक चीज ये मेरी मामू- समझ में अभी तक नहीं आई, माइंड नहीं करना, आपने अलाउ किया इसलिए बोल रहा हूँ भाई। मुझे आज तक ऐसी ईदी नहीं मिली जिसमें नोटों में खुशबू आती हो, मुझे नहीं आई, तो मैं बता रहा हूँ। अब वो कौन से वक्त की बात है जिसमें नोटों में खुशबू कड़क- आती थी, हो कड़क सकता है नोटों की वो एक खुशबू होती है। 200-300 साल पुरानी बात होगी, नहीं। क्योंकि हमारे दौर में तो नोटों में खुशबू नहीं सर, नहीं। नहीं, खुशबू से- खुशबू इसमें खुशबू से बोलो। मुराद वो फिजिकल खुशबू की बात नहीं हो मैं रही है, वो आपको- बंदा सूट अच्छा, होता है, ये अभी तक- कड़क अभी तक जो मौजूद नोट है। होते हैं ना अच्छा, स्टेट अभी तक- बैंक अभी के, तक उसकी मौजूद बात। है, अच्छा, वो अच्छा, पैसे अभी तक मौजूद हैं, खर्च नहीं हुए, खर्च नहीं हुए। ये 10 खुशबू रुपए के कड़क नोटे भी अब तो नहीं आती। कहाँ? पहले बच्चे 10 रुपए के कड़क नोटे संभाल के रखा करते थे कि यार मामू ने दी, खाला ने दी, तो 40 रुपए। नहीं, आप 10 रुपए बोल रहे हो तो कौन से वक्त के 10 रुपए बोल रहे हो? कितने साल पुरानी बात कर रहे हो? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं तो 30 अब साल पुरानी 30 बात साल पहले 10 रुपये और आज के 10 रुपये, वो 30 साल पहले 10 रुपये था, आज 200 रुपये हाँ, हो तो गए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी वो आप कड़क ये नोटे भी क्लेम, नहीं है। आप ये अपनी प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ जो भी हुआ, आपका मामू मिल गया ऐसा, ये हर किसी को नहीं मिलता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को आज के बच्चों के ऊपर डाल ऊपर दें दे कि भाई सही है। हमारे पास 200 रुपये, तो मेरी वालदा ये बोलती थी कि काले जूते लो तो आप भी लो, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड था, हमारे माँ बाप का जो स्टैंडर्ड था, हम उस हिसाब से चल रहे थे। सही बात। हमने अपने बच्चों को जो स्टैंडर्ड दिया उसके हिसाब से चलेगा। सही बात। मैंने कितने माँ बाप को ऐसा ही देखा, अभी भी बोलते हैं मैं बस में जाता था। भाई तू जाता था बस, तो कुछ था नहीं तुम्हारे पास, सही है ना? आज आपने गाड़ी दी है तो गाड़ी में जाएगा, उसका क्या कसूर? उसने जब से होश संभाला है वो गाड़ी देख रहे हैं। सही बात है। और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन उस तरह की है जो हम लोगों ने जो वक्त देखा था। हमारे माँ बाप के पास नहीं था तो हमने वैसा देखा। और फिर ये माँ बाप की मेहनत ही है कि आज वो गाड़ी के वो अंदर तो है, अच्छी आप तरबियत ही है वो तो। आपने देंगे ना भाई, आपके हाँ। पास है तो आप दे रहे हो ना, वो सीधी बिल्कुल, बात है ना, बिल्कुल। आपके पास है, हर माँ बाप आपने चाहते अपना हैं अपनी लिविंग औलाद स्टैंडर्ड के हाई रखा है तो बच्चे पे ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर हो है। गया। अब उस बच्चे ने जब से आँख खोली है, एसी खोल के सोता है, सही है? हमारे यहाँ पंखा खुलता था, सही है ना? देखिए जब हमारा पंखा बंद हो जाता था तो हमको तकलीफ होती थी कि नहीं? तो फिर एसी बंद होगा तो इनको क्यों तकलीफ नहीं हुआ? तो मकसद कहने का है हमारी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है। ये नहीं है कि मेरी Change हो माँ ने गया। मुझे सिर्फ काले जूते दिए तो तू भी लाल पीले पहन, ऐसा नहीं हो सकता। हमने जिस तरह से उनको रखा है वो उसी तरह से रहेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो नसीबदार हैं, और जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जब काम करने जाते हैं ना, तो कमाने के लिए तो थोड़ा भी कमाते हैं तो अपने बाप से बहुत पीछे रहते हैं।
और जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जो गरीब घर के बच्चे, थोड़े वो शागिर्द थोड़ा करते भी कमाते हैं ना तो उनको अपनी कामयाबी नजर आती सही है। बात। और पैसे वाले का बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी कामयाबी को ढूंढने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि अपने प्रूफ आप कैसे में- करे कि सही मैं बात है। कामयाब हूँ, क्योंकि उसके वो थोड़ा भी काम करता है तो उसके बाप का चेहरा आता है, अरबपति बाप है, कब इसकी बारी आएगी। सही और बात। हमारे पास बाप के पास कुछ था ही नहीं, हम तो रोड पे भी निकल गए, 2 पेंसिलें भी मिल गई तो हम कामयाब हो गए। तो मकसद कहने का ये है कि आज के बच्चों की प्रॉब्लम ये नहीं है, ये प्रॉब्लम बच्चे नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच है। हम उसी सोच को लेकर चल रहे हैं जो हमारे माँ बाप हमारे साथ कर रहे थे कि भाई हमको ये मिल रहा था, हमारे बच्चे की डिमांड बढ़ गई है। Great. अरे भाई उसको किस माहौल में आपने रखा है वो उसी तरह से रहेगा। अपब्रिंगिंग जो है ना वो यकीन करो हाँ, पेरेंट्स से काम बिल्कुल। होता है। आज का बच्चा भी स्मार्टफोन मांगता है तो वो देना है, हमारे जमाने में तो नहीं था, मैं- तो हम ना दें कि अपने मैं बच्चों को। थोड़ा सा मैं आपके उस शोबे की तरफ जिसका जिक्र आपने किया था, आज के प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम भी आगे तक पहुंच जाए कि एक बार फिर ये एहसास हासिल हो रहा है कि हमारे जो फेस्टिवल हो रहा है आर्ट्स काउंसिल के अंदर, उसमें एक बार फिर मेमन कम्युनिटी, मेमन लैंग्वेज के एक ड्रामे को बिल्कुल। जगह दी गई है। जगह तो दी इसके गई बारे है, में मुझे बिल्कुल। जल्दी से कुछ बताइए कि किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। भाई ये मुख्तलिफ जबानों के, उसके अंदर पश्तो, सिंधी और उर्दू, पंजाबी, सराइकी सारे ड्रामे हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेमने ड्रामे के लिए, जैसे हमारा पहले कामयाब ड्रामा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि अहमद शाह साहब ने फिर मुझे सिलेक्ट किया है कि भाई मेमनी, लास्ट टाइम मैंने जब हमने ये किया था घबरान जो नाय के नाम से ड्रामा, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी थी और उसके अंदर मेरी शहबाज हो गया, आमिर हो गया, रऊफ लाला हो गया, नईमा गर्ज हो गया, इन्होंने बड़ी मेहनत की थी मेमनी ड्रामा करने के लिए। मैं चाह रहा हूँ, मैं ये बात करते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि एज अ डायरेक्टर जो मैंने वो ड्रामा किया था, लेकिन आर्टिस्टों ने मेरे साथ वो कोऑपरेट किया था कि वो ड्रामा इतना हाउसफुल था कि पब्लिक जो है ना वो वापस गई थी और मुझे शर्मिंदगी हुई थी कि सीटें नहीं कि मिली। सीटें आपका नहीं भाई मिली थी। पुलिस को बुलवाना पड़ा। बल्कि रेंजर्स को बुलवाना जी, पड़ा जी। था कंट्रोल करने के लिए। रेंजर्स आई थी हमारा वो मेमनी ड्रामा कंट्रोल करने के लिए कि भाई इतनी पब्लिक आ गई, तो पब्लिक ड्रामा देखना चाहती है, पब्लिक चाहती है। लेकिन हमारे जो कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अब अच्छा नहीं, वो सपोर्ट नहीं करते ना। वो अगर हम किसी के पास भी जाएं अपना ड्रामा लेकर के कि यार हम लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं, तो फिर वही बात आती है, यार आजकल मेमनी समझता कौन है। अरे समझते हैं, जैसे इकबाल भाई ने कहा कि यार औलाद जो पहले करते थे माँ बाप, वो जो है अब हम जरूरी थोड़ी है भाई है, मेमनी देखने वाले भी है। आप यकीन करो इतनी फैमिलीज थी ये ड्रामा देखने के लिए कि शायद तुमने भी देखा होगा। और किस नाम से अब ये नया ड्रामा जो नया ड्रामा जो कर रहे हो हम लोग, ये आमिर का लिखा हुआ है, ये तो थी नो, ये तो थी नो, और ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। ये तो होगा। पहले मैंने किया था घबरान जो है, कोई इसकी डेट फिक्स हो गई है? नहीं अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। अभी ये है कि बहुत सारे डायरेक्टरों के अंदर जो है वो नाम चल रहे थे, जिसमें अभी नाम सारे फाइनल हो गए हैं डायरेक्टर्स के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मिला है कि मेमनी ड्रामा फिर अपने हाथ में आया है। और मैं चाहूंगा कि इस ड्रामे को भी ऐसा करूं कि लोग शर्मिंदगी महसूस ना करें, अपनी फैमिली के साथ देखें। ग्रेट। और अगर कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करे तो मैं महीने के अंदर एक ड्रामा अपनी फैमिली के लिए बिगर वल्गर बिगर डांस के ये दिखा सकता हूं कि देखो डांस ही ड्रामा नहीं है, वल्गर जुमला ही ड्रामा नहीं है। अगर वल्गर देखना है आप वो बैठ के कपिल शर्मा शो देख लो, शॉर्ट कपड़े भी मिलेंगे सही बात। और वल्गर बातें भी मिलेंगी। अच्छा, लेकिन हमें मैसेज देना है। मुख्तसर में चाहूंगा कि स्क्रिप्ट देखने तो आपके जहन में होगा कोई इसका एक प्लॉट अगर आप बताएं तो मैं पब्लिक को इंस्पायर कर सकूं कि आपने जरूर इस ड्रामे के लिए आना है, ताकि मैं मेहमानों की तरफ जा सकूं। मैं पूरी स्टोरी तो डिफाइन नहीं करूंगा, वन लाइन डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि एक मिडिल क्लास घराने की कहानी है। जी जी इसमें एक हाजी साहब है, एक हजियानी है, जी जी, एक उनका साला है, ठीक है और उनके 2 बेटे हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों बेटों के शौक जरा मुख्तलिफ है, समझ जैसे कि अमूमन होता होते हैं, दो है, भाई जहाँ होते अच्छे हैं, होते हैं सही वहाँ बात। बुरे भी होते सही हैं। बात। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये कहानी है। लेकिन एक मुस्बत मैसेज आपको, आपका कल्चर नजर आएगा, आपको बड़े की रिस्पेक्ट नजर आएगी, ठीक है, आपको जहां आपने कोई गलती की है तो उसकी तलाफी नजर आएगी। अखलाकियात का पहलू इसमें आपने इखलाकियात, नजर बिल्कुल, आया। और इखलाकियात इसके के ऊपर अंदर हम ही ले भी सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं। इसके अंदर आफ्ताब आलम भाई जो है वो हमारे साथ है, जो मैसेज देने के लिए और अच्छे, जो किसी का नाम के मोहताज नहीं है। रऊफ लाला है, नईमा आपा है। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप यकीन करो जितनी भी हमारी कम्युनिटी के अंदर जितनी भी लेडीज है, हम अपनी लेडीज को स्टेज पे काम करने की इजाजत देते ही नहीं सही है, बात। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जितनी भी लड़कियां काम कर रही है, आप उससे मेमनी सुन लो, आपको लगेगा कि ये मेमन है। ग्रेट। हम इतनी मेहनत करते हैं उनके पीछे कि नईमा आपा, नईमा गर्ज जो है वो इस तरीके से मेमनी बोलती है, सपना है, महक है, सलोमी है, ये इस तरीके से मेमनी बोलते हैं कि
हमें हमारी अपनी फैमिली ऐसी मेमनी नहीं बोलती, वो स्क्रिप्ट पे मेहनत करती है वो स्क्रिप्ट को, और वो हमारे साथ होती है कि देखो वो भी मेमनी ड्रामे को अच्छा समझती है कि यार मेमनी है, हाँ फैमिली आएगी, तो ये अल्लाह ताला ने मेमनों को ये एजाज दिया है। ये फखर की बात है। अच्छा, इसमें डायरेक्टर का भी एक कमाल है, मैं इनकी तारीफ जरूर करूंगा इस बात कि बहुत सारी ऐसी हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनको आफ्ताब कामदार ने मेमनी सिखाई है बैठ के। जैसे हम बच्चों को ट्यूशन देते हैं ना, वैसे ये बंदा जो रिहर्सल टाइम होता है समझ रहा हूँ, उससे भी 1 घंटा पहले ये उन लोगों को बुलवाता है जो मेमन नहीं है। सही बात। और उनको उर्दू में पहले समझाते हैं, फिर उसको मेमनी, फिर उसका टेम्पो बताते हैं कि इस टेम्पो में कहना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो नॉन मेमन फीमेल्स हैं उनको थिएटर पे इस तरह बुलवाना, इस तरह एक्ट करवाना कि ये बहुत बड़ा कमाल है। ये आपको कमाल- लगे कि बहुत सारी फीमेल्स को मेरे को रोमन में लिख के देना पड़ता है कि वो लिखी हुई मेमनी समझ नहीं सकती, तो उनको रोमन में लिख के देखना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है कि भाई ये इस तरीके से बोलना है ऐसे। लेकिन जब शो होता है ना तो लोग मेरे से आके पूछते समझ नहीं हैं, सकते। नहीं लोग किसी पूछते हैं किसी मुझसे क्या कि यार ये मेमन है। मैं बोलता हूँ मेमन नहीं है, ना ये तो गिडासी नहीं लग रही, मेमन है तो खोटो बोली रही है, दो के तो रिश्ता चलेगा मेमन। तो ये नाज़रीन आप समझ देख रहे हैं कि एक ड्रामे के पीछे कितनी मेहनत हमारे ये आर्टिस्ट करते हैं, हमारे डायरेक्टर्स करते हैं। एक एक लफ्ज को किस अंदाज से अदायगी करनी है ये तक बताई जाती है कि हम हैं कि यकीनी तौर पर इसको इतनी अहमियत नहीं दे पाते। लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में आपने पजीराई दी है स्टेडियम में, ही तो थीनो बहुत जल्द कराची स्टेज पर आने वाला है और आर्ट्स काउंसिल में हम और आप सब मिलकर इंशाल्लाह इसको, इस प्रोग्राम को फैमिलीज के साथ एंजॉय करेंगे। तो ये आप सबसे वादा रहा और यकीन तौर पे मेमन न्यूज़ पूरी कोशिश करेगा कि आप सबको गाहे बगाए आगाह करता रहे ये प्रोग्राम आइंदा आने वाले दिनों में कब रिलीज होने वाला है, कब ये ऑन स्टेज होने वाला ये है। हमारी पूरी टीम है, अल्ताफ मेमन एंटरटेनमेंट की एक पूरी टीम है हमारी, जो हमने एक इदारा बनाया हुआ है मेमन एंटरटेनमेंट, वो पूरी टीम हमारी काम कर रही है। और लास्ट टाइम भी मेमन न्यूज़ ने उसकी बड़ी कवरेज की थी और मैं इस दफा भी उम्मीद करता हूँ कि उसी तरीके से कवरेज होगी और फैमिली को भरपूर हम लेके आएंगे। बिल्कुल, मेमन एंटरटेनमेंट का हमेशा से हम साथ रहे हैं। फरहान शरीफ और आफ्ताब कामदार ने हमेशा से हमें भी सपोर्ट किया और हम भी हमेशा से इनके साथ रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हम साथ काम करेंगे। इकबाल भाई, मैं आखिरी सवाल, आखिरी स्पेल चल रहा है हमारा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि एज एन चेयरमैन एडवानी फाउंडेशन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए कि ईद के मौक़ों पर या रमज़ान के मौक़ों पर या मतलब कोई टारगेट ऑफ पीपल जो है ना क्या है एडवानी फाउंडेशन के ज़ेर नज़र, क्या है? कोई इदारे से लेकर आप काम करना शुरू करते हैं या इंडिविजुअल्स की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होता है या किसी खास शोबे की तरफ आप लोग ध्यान देते हैं? देखिए, पहले तो आपने कहा कि एडवानी फाउंडेशन का मतलब मेन मकसद जी क्या है? बिल्कुल। तो जी मेन मकसद तो एक ही है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, पहला मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये। इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे एजुकेशन में फ़ायदा पहुंचाना है किसी भी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि हमें भलाई के लिए काम करना है। भलाई के लिए काम करना है। अब एडवानी फाउंडेशन जो भी है, तो मेरा एक सेविंग होम है, वर्ल्ड वाइज मेरा बिजनेस है। तो मैंने अपने जो डिपार्टमेंट स्टोर है इसमें एक परसेंटेज तय कर लिया है प्रॉफिट का, जो मैं फलाई कामों पे खर्च करूँ। हाँ, क्या बात है। उसमें यानी एक तरह से कि ऐसे कि ना कोई ज़कात का पैसा ना क्योंकि आप बाज़ काम हम लोग जब फलाई काम करने निकलते हैं तो बाज़ बार ऐसा होता है कि लोग ज़कात का पैसा लेना नहीं चाहते। ऐसा ही भी। तो इस तरह की सोच के हिसाब से अब वो जो मैं अगर फलाई काम कर रहा हूँ वो इस तरह कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ डिलीवर कर रहा हूँ तो ये जो परसेंटेज है तो ये उसी का प्रॉफिट उसको दिया जा रहा है। यानी मेरा मकसद ये है। तो अब रहा मैं किस पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, अब मैंने ज़्यादातर काम मेडिकल के ऊपर किया है, यानी उन सेहत के शोबे की तरफ। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी ये फिजिक यानी जिस्मानी यानी फिजिकली फिटनेस एक ऐसी बॉल है, कांच की बॉल है, ये जिस दिन आपके हाथ से निकली ये टूट जाएगी। बाकी जितनी चीज़ें हैं, जितनी लाइफ में बिजनेस हो गया, दोस्ती हो गई, इज्जत ज़ोरत जो भी हैं, मैं उसको रबर की बॉल समझता हूँ। वो आती रहेंगी जाती रहेंगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिस दिन आपके हाथ से निकली ये टूट जाएगी। तो इस वजह से मैं इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ कि लोगों की हेल्थ के ऊपर। तो इसके लिए हमने हर उन इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए हैं जहाँ लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने ऐसे इलाके कराची में देखे हैं जहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो वो मेडिसिन कहाँ से लेंगे। हम उन इलाकों में डॉक्टरों की एक टीम लेकर जाते हैं, फ्री मेडिसिन वहाँ सप्लाई करते हैं। जिसको जो मर्ज होता है जो उसी वक्त डॉक्टर चेक करता है और उसी वक्त उसको मेडिसिन दे देता है। आँखों के अमराज बहुत हैं, आँखों के मरीज़ बहुत हैं। ऑपरेशन हमने करवाए आसमानी हॉस्पिटल से
हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि आप उधर चेकअप करें, जिन जिन में आंखों की जो प्रॉब्लम है आप इनके डॉक्टर आते हैं, ग्रेट। चेक करते हैं, अगर पता चलता है इनका ऑपरेशन है, मोतिया का ऑपरेशन होते हैं, तो वो हॉस्पिटल में हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं। तो जिस इलाके में हम कैंप लगाते हैं वहीं हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको लेकर हॉस्पिटल ले गए, उनका इलाज करवा के दोबारा छोड़ दिया। तो फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ वो सेहत के शौक। सेहत के शोबे में। अब हमने रमज़ानों के हवाले से एक बात बताऊँ आपको, पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है यार। रमज़ानों के हवाले से हमने भाई दिमाग में लोगों ने कहा राशन डिस्ट्रीब्यूट करो, ये वो, बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। अब कंप्लेन एक जगह से आई मुझे कि भाई आपका राशन आधे भाव में फला दुकान वाला खरीद रहा है। तो अभी ये चीज़ें यहाँ पर भी बहुत है। तो आप जब किसी की हेल्प करने जा रहे होते, आपको कोई भूखा लगता है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और फिर वो इस तरह के वाक़यात होते हैं तो डिस्करेज हो जाता है। सही बात है। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत है। लेकिन अभी जो मेडिसिन वगैरह का तो ऐसा ही है कि जो बीमार है उसी को दवाई लिख के दी। अब यहाँ पर तो फटे हुए कपड़े पहन के राशन ले जाएंगे, एक राशन ले उसको आपने 2 दे दिए और पता चला कि वो बिक रहा है। अब पता चला फला जगह पे बिक रहा है, मैं चेक करने गया यार क्यों ये लेता है, मैं बात करूंगा। अब मैं जैसे बात करने जाए देखा सामने एक मौलवी टाइप का बंदा था, मैंने कहा ये लेता है, बोला हाँ। मैंने कहा पूछता हूँ इससे। अब मेरा पाँव बढ़ रहा, अभी जा ही रहा तो अजान हो गई। अजान हुई तो वो शटर नीचे करके नमाज पढ़ने भी चला गया। मैंने कहा यार मैं इससे क्या बात करूं यार, ये तो मुझसे तो ज़्यादा नेक लग रहा है मुझे यार। कम से कम नमाज पढ़ने चला जाता। तो अभी यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ रोज़े भी रखते हैं लोग, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जो इस्लामी तालीमात है ना उस पर अमल नहीं है। अकदार जो है ना वो हमारी यानी कि जो वैल्यूज जो है ना उसका हमने थोड़ा सा जो है ना पास नहीं रखा नहीं, है। वो डबल स्टैंडर्ड है भाई। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बंदा आया, मुझे बोला यार लड़की के रिश्ते के हवाले से। सही बात है। मैंने कहा सही है, बोला दीनदार हो, नमाज हो, सब कुछ हो। मैंने कहा ओके। तो हमने एक दोस्त को जरिए उसको भेजा, तो नमाजी लड़की ये वो, हाँ सही है, लेकिन यार सलवार कुर्ता पे सलवार कमीज पहनती है। ये क्या हो इसमें, दीनदार चाहिए ये वो, नहीं जीन्स पहननी चाहिए। तो मकसद इतना डबल स्टैंडर्ड हर फील्ड में हमारे कि हम लोग एक ऐसी चीज डिमांड करते हैं और बाद में दूसरी चीज वो डिमांड करते हैं, दोनों डिफरेंस हो जाती है बिल्कुल, यानी तजाद है। ये हर फील्ड में आपको नजर आएगा। ये कहीं तो मैं नाज़रीन जिसका जिक्र इकबाल इकबाली साहब कर रहे हैं, ये है हमारे मुआशरे में, ये गाय बगाए किस किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब कलेक्टिवली इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, किसी और प्रोग्राम में यकीनी तौर पर ईद के बाद हम कोई ऐसी सीरीज ऑफ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कलेक्टिवली कम्युनिटी लेवल पर भी और नॉन कम्युनिटी लेवल पर किस तरह से इस पर हम काबू पा सकते हैं, इसको जरूर देखना होगा। यंग एनर्जेटिक नदीम ओझा है, मैं तो जरूर इनसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगा कि इतनी कम उम्री में एक इतना बड़ा नाम कॉस्मोस रियल्टर यकीन तौर पर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की दुनिया का एक मोतबर तरीन नाम है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बैरियर टाउन की बात करूँ तो वहाँ भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की हैसियत से एक नए एवेन्यूज़ तलाश कर रहे हैं वहाँ पे। थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए नदीम ज़रूर बताइए कि क्या क्या कॉस्मोस रियल्टर जो है ना अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा है और कहाँ और किस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं आप। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बेसिकली बेरिया टाउन से बराह रास्त डील्स लेता है। अच्छा, ठीक है, इसमें प्लॉट्स भी हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल्स भी हैं, अपार्टमेंट्स भी आते हैं। इसके अलावा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मकसद भी ये है कि फिर हम अपनी भी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है उसको भी आगे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाया है। उसमें हम ऑफिस टावर्स बना रहे हैं ग्राउंड प्लस 15 के, अच्छा कॉस्मोस बिजनेस टावर के नाम से। एक हमने नया लॉन्च किया है कॉस्मोस टेरिस टावर के नाम से। बेरिया के अंदर काफ़ी चीज़ें बन रही है, यूनिक चीज़ें बन रही है, तो उसमें एक और नई जिद्दत का इजाफा किया है कि टेरिस वाली जो अपार्टमेंट्स हैं वो अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं। टेरिस का थोड़ा सा मैं चाहूँगा जरूर ब्रीफ कीजिए कि क्या फ़र्क है आम अपार्टमेंट और टेरिस अपार्टमेंट। टेरिस अपार्टमेंट से मुराद ये कि आप 400 फीट रोड पे बैठे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी ह्यूज गैलरी है, इसमें आप आराम से बैठते हैं, ओह ग्रेट, चाय पीते हैं और बाहर का नजारा जस्ट लाइक अ लॉन टाइप जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। इस तरह का एक नया कॉन्सेप्ट लाए। इसके अलावा हमने एक ट्रायंगल टाइप की एक बिल्डिंग बनाई है ग्लास टावर की, वो ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग है, ऑफिस टावर है। तो एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, एक आर्किटेक्ट हमने बनवाया है उसका, तो वो भी बिल्डिंग माशाल्लाह तैयार हो गई। एक चीज़ मैं आखिरी प्रोग्राम को रैप अप करने से पहले जरूर पूछूंगा, कितनी सेफ है बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट?
एक जमाना था नो डाउट कि अब तो एक दुनिया वहां पर नई दुनिया आबाद हो गई। अगर जो भी गए हैं, अगर आप तक अब तक बैरियर टाउन नहीं देखा तो एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो एक नई दुनिया है, नो डाउट। लेकिन मैं चाहूंगा कि कितनी सेफ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो उतना ही सेफ है जितना पाकिस्तान सेफ है। अच्छा, ग्रेट। जुमले में समझा दिया उन्होंने। जब तक पाकिस्तान है तो बैरियर टाउन है, ये तो देखिए, कह सकते एक हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि फ्लोर पे डिलीवर हुई है, ठीक है। Great. बैरियर टाउन में जो भी शख्स आता है उसको हमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खुद कन्विंस करता है। लोग आते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं इतनी बिल्डिंग्स, इतने लोग, इतने काम हो रहे हैं। अच्छा, मैं एडवानी भाई की एक बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि लोग जो है, जब आप किसी के लिए काम करते हैं, फलाई काम बहुत अच्छा कर रही है, तो इसमें एक और चीज़ भी थोड़ी सी ज़रूरत है ऐड करने की, कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तस्मा पुष्टि के हालात में है, जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब उसको राशन मिलता है, उसको नहीं पता कल दोबारा मुझे मिलना है नहीं मिलना। सही बात है। इसमें है ना, अल्लाह पाक ने जिनको दिया है, जिसको इस्तिताअत दी है, कोशिश करनी है कि भाई दिल से। हमें आपको एक मलिक साहब का किस्सा सुनाऊंगा कि हमारे जो मलिक रियाज साहब का एक किस्सा है। उनके पास एक शख्स आता है, मैं उनसे इंस्पायर हूँ, उनकी बात बड़ी वजनदार थी। उनके पास एक शख्स आया, उनसे मुलाकात के लिए लोग आते हैं, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चैरिटी भी करते हैं। तो उनके पास एक शख्स आया, उनको मिला तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये शख्स जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उनके साथ जो उनके एक रफ़क़ा है, उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, तो कह रहे यार सर जी सही नहीं लगता मैंने। अच्छा, उनके रफ़क़ा ने भी तस्दीक कर दी कि यार ये बंदा सही नहीं है, मतलब यानी कि कुछ लोगों को एहसास हो जाता है। अच्छा, फिर मलिक साहब ने उनको दे दिया जो देना था। अच्छा, जो देना था, जो उनका एक जहन था, उसी जहन से दे दिया, ठीक है। तो उनके जो रफीक थे उन्होंने पूछा रफ़क़ा ने कि सर एक ही किया तुसी, क्यों आपने क्यों दिया आपने, जब आपको पता था, आपने भी कर लिया था और तक। हाँ, तो उन्होंने पता है, उनका एक तारीफी जुमला है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह की रजा के लिए किया। सही बात है, क्या अब अल्लाह ने उसको मेरे दरवाजे पे भेज दिया, मैंने अल्लाह की रजा के लिए कर लिया। सही बात। बाकी वो जाने, उसका मामला जाने, मैं मेरे अल्लाह को जवाब दूं, मेरे दरवाजे पे आया बंदा, मैंने दे दिया, मैंने उससे खाली हाथ नहीं लौटाया। तो मकसद ये है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा दिल बड़ा भी करना है और थोड़ा सा लेके भी चलना है लोगों को। सही बात है। ठीक है, हो जाएंगी चीजें, आएंगी। देखें, लोग हैं, हमारे मुल्क का हाल लोगों को पता है, बहुत बुरा हाल है। कराची का देख रहे हैं आप, कहीं भी चले जाएं, हालात देखें कितने बुरे हैं। तो ये चीज़ें तो आएंगी, तो हमें थोड़ा सा बर्दाश्त वाला माहौल, इतना अच्छा हम काम करते हैं, इतनी अच्छी हम खिदमत कर रहे हैं, तो और अल्लाह के लिए दिल बड़ा करें। मुझे इसमें एक चीज़ का रहता है, मिसाल के तौर पे जो बात इकबाल अडवाणी साहब ने की थी कि उसको, मुझे ऐसा फील होता है, क्या ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा सवाल छोड़ रहा हूँ कि उस शख्स को जिसको राशन मिला है, हो सकता है कि उसको इलाज के लिए पैसों की जरूरत आ गई हो और वो चाहे कि मैं इस राशन को बेच के इलाज करा लूँ, क्या पॉसिबल है? ओके, मैं मानता हूँ पॉसिबल है। इसमें बात ये नहीं है, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, दो आदमी इन्वॉल्व है। सही बात है। एक तो जो बेचने गया, वो जो लेने गया, उससे मैंने आपको ये नहीं कहा कि जो बेचने गया था मैं उसको ढूंढने गया। हाँ, जो ले रहा है उससे मैंने उसको पूछा, भाई कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू ये चीजों को क्यों सपोर्ट कर रहा है, सही बात, इस काम को सपोर्ट इस सब को क्यों सपोर्ट कर रहा है, मैंने उसको अब मैं समझ। हाँ, लेकिन एक और चीज, आपको जब आपको लगता है एक आदमी फ्रॉड है, अगर महसूस हो जाता है 100%, तो फिर इसका मतलब आपके पास कैपेसिटी कितनी है बांटने की। अगर मेरे पास 100 राशन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मुझे पता चलता है ये आदमी फ्रॉड है, तो मैं उसको क्यों दूं, क्योंकि मेरे पास तो 100 ही है ना। तो मैं डिजर्विंग पर्सन ढूंढने क्यों नहीं जाऊं, मेरी मेहनत कहाँ है फिर, मुझे तो 100 ही देने ना, मुझे पास 500 नहीं है। जिसके पास, आपके पास भी, हर किसी के पास, कोई अरबपति है कि खरबपति है दुनिया में, किसी के पास अनलिमिटेड है, लिमिट, लेकिन उसका बांटने की एक लिमिट है। सही बात है, सही है ना। जब आपके पास एक लिमिट है कि 100 राशन, 1000 राशन या 1 लाख राशन, लिमिट है ना, और अगर आपको ये पता चलता है कि ये डिजर्व नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब आप काहिल हो, माजरत के साथ, क्योंकि आप उस अप्रोच नहीं कर सकते उस जगह पे जहां आपको देना चाहिए। क्या अभी भी कराची के अंदर लोगों के हर घर में खाना पक रहा है? बिल्कुल नहीं पकता ना, हर घर में नहीं पकता ना। इसका मतलब अगर हम अपना राशन उसको दे देते हैं जो डिजर्व नहीं कर रहा, तो उधर हमने नहीं पहुंचाया ना, तो हमारी काहिली है। बार बार क्या होता है, हम लोग दे देते हैं किसी को, बांट दे, ये जाने इसकी दुनिया जाने, हमारा तो कबूल हो गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपको डाउट आ गया खत्म, तो इसके बाद आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप काहिली कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता चलूं, नहीं, मैं आपको मैं बलोचिस्तान में गया, बलोचिस्तान में मैंने देखा
खुदा की कसम वहां लोगों के पास कुछ भी नहीं है, नजर आ रहा है। मैं वहां जाके क्यों नहीं बांटूं, नजर आ रहा है, नजर घरों के अंदर नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज बताऊं, मैं गारो वगैरह बलोचिस्तान वगैरह गया, वहां 14-14 साल के 16-16 साल के बच्चों की, लड़कों की खतना नहीं हुई। सही बात है। खतना नहीं हुई, उनको सही है, मजहब के बारे में पता ही कुछ नहीं है। सही है। 14-14 मुस्लिम है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सही है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। 73 में हमारा मजहब इस्लाम हमने डिक्लेयर किया हुआ है, सही है। 98% आबादी हमारी मुसलमान है, खतनाएं नहीं हुई, तो हम लोग वहाँ जाते क्यों नहीं है? हमारे यहाँ कितने मौलवी हैं जो साउथ अफ्रीका में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, अच्छी बात है, तबलीग करने जाना चाहिए, बरक यार 300 किलोमीटर दूर है, बच्चों की खतना करो, मुसलमान हो जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, दुआ लगेगी आपको। तो मकसद कहने का ही कि प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी आपको रखनी ये बड़ा है ना, इंपॉर्टेंट काम है। कि कहाँ जाना है। हमें अपने हर मामले में हमें अपने हर मामले में जो है प्रायोरिटी को अहमियत देनी होगी यकीनी तौर पर। और मुझे प्रोग्राम को अब क्लोज भी करना है। बड़ी थोड़ा सा इसमें प्लीज असल में देखिए, बात ये है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर लें, ठीक है। और मकसद मेरा इस बात को करने का ये था कि हम अपने आप को हर्ट ना करें, क्योंकि हमने अपना दी बेस्ट दिया है, ठीक है, कोशिश की है, कोशिश पूरी की है। देखिए लोग एक कदम आगे बढ़ के करते हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि आप उसमें रिग्रेट ना करें, दिल बर्दाश्त ना मकसद ये था, मतलब ये थोड़ा सा ये नहीं था कि किसी की दिल आजारी करना, मकसद मोटिवेशन एग्जैक्टली काम करने के बाद डीमोटिवेट ना हो कि आप से कहीं गलती तो नहीं हो रही। आपने अपने तौर पे पूरी 100% देने की कोशिश की है। 100% तो अल्लाह के ताला की जात है, तो यकीन तौर पे हम कोशिश करते रहें और इम्प्रूव करते रहें, तहकीक भी करते रहें। प्रोग्राम को बिल्कुल एंड करना है, और एंड अगर मैं शहबाज सनम से ना कराऊं तो यकीन तौर पर ये मेरे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि आखिर में जाते हुए भी कोई चुटकुला मैंने नहीं सुना शहबाज से। शहबाज की बात से पहले मैं थोड़ी सी अपनी मेमन कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम ये जो आगे मेमनी ड्रामा करने जा रहे हैं, इसमें जो है हमें सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप माली सपोर्ट करें, कम से कम ये है कि जो हमें फोन आते हैं कि यार वो मेरे जो दोस्त है उनकी फैमिली अच्छी रही है, तो उनके 5 टिकट डीड है, तो हम खर्चा करते हैं। सही बात है। आप कम से कम ये सपोर्ट हमसे करें कि यार 50% जो है मेरा कोई जानने वाला आ रहा है तो यार ये अच्छी रही है, या लोगों को कहे कि बा कम से कम मिमनी ड्रामे ले इतनी सपोर्ट तो करो कि यार 50%। मैं तो कह रहा हूं 50% नहीं है, मैं इसको 100% लेके जाऊंगा कि आप वो टिकट खरीदें और अपने अहले खाना में, अपने दोस्तों में इसको बांटें, खरीद के बांटें, ताकि हमारी जबान जो है हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें, ताकि जो कर रहे हैं उनको भी कुछ मिले, और जो लेने वाले हैं आपके दिल में भी है कि आपने सपोर्ट किया अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी के लिए। जी शहबाज, फोन करके पास ना मांगे ना, फोन करके पास ना मांगे नहीं, ये फेस्टिवल का तो फ्री है, ठीक है, फेस्टिवल इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं फेस्टिवल में हफ्ते में कुछ लोग पास भेज देते, याद नहीं है पिछले दफा किया था फेस्टिवल के पास भी भेज दिया। शहबाज यहाँ से खत्म करूंगा मैं प्रोग्राम को। अच्छा, अल्ताफ भाई जैसे ईद का मौका है और हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, उन सफेद पोशों को जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो मैं एक शेयर अर्ज करूंगा उन लोगों के लिए कि इस खुशी के मौके पे हम उन्हें भूल नहीं सकते, इस खुशी के मौके पे हम उन्हें भूल नहीं सकते जो दिल में दर्द रखते हैं पर किसी के आगे रो नहीं सकते। हम हजारों लाखों खर्च कर देते हैं सिर्फ शॉपिंग पे, कि हम घर घर जाके उनके बच्चों को ईदी नहीं दे सकते। क्या बात है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात। और आज ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि कुछ इदारों ने जो है वो बच्चों को ना सिर्फ ईदी दी है, बल्कि उनको एक ईदी देने के बाद आप हैरान होंगे कि ईदी देने के बाद उनको शॉपिंग सेंटर में छोड़ दिया। 4,500-5,000 रुपये हर बच्चे के हाथ में इनके पेरेंट्स के साथ दिए, बोले जो खरीदारी करनी है वहाँ से खरीदो। उन बच्चों के चेहरों पे जब आपने वो ईदी और जो खुशी दी है, तो नो डाउट कि ये ईद जो है वो खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, और ये अल्लाह ताला ने शुक्राने के तौर पर रमज़ान मुबारक के शुक्राने के तौर पर हमें दिया है। तो हम सब भी पूरी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें अपने अपने शोबे के हवाले से बांटते रहें। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और हमारे ईद के प्रोग्राम को और बेहतर किया। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, अल्लाह ने के बाद। और जाते जाते एक बार फिर मेमन न्यूज के तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक।